सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 13 भारत के वैदेशिक संबंध पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, नेहरू जी की विदेश नीति। दूसरा, भारत की विदेश नीति और उसके निर्धारक तत्व, विदेश नीति की विशेषताएं और उपलब्धियां। तीसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका व औचित्य। चौथा, भारत चीन संबंध। पांचवा, भारत पाक युद्ध। छठवा, भारत का नाभिकीय कार्यक्रम। सातवां, विश्व राजनीति के बदलते समीकरण। तो बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 13, भारत का वैदेशिक संबंध। बच्चों, वैदेशिक संबंध, तो वैदेशिक संबंध का अर्थ क्या होता है? वैदेशिक संबंध का अर्थ होता है राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना, वैदेशिक संबंध कहलाता है। तो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ, नेहरू की विदेश नीति। तो हमारा जो भारत देश है वो बड़ी विषम और विकट एवं चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से आजाद हुआ था। भारत के सामने लोकतंत्र कायम करने और जनता की भलाई की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उसमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। अब हम देखेंगे कि नेहरू की विदेश नीति। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। पहला, कठिन संघर्षों से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों में देश में कुछ पार्टियां और कुछ समूह ऐसे थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। साम्यवादी की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विदेश नीति का अर्थ एवं परिभाषा। तो विदेश नीति का अर्थ, बच्चों 2 नंबर का प्रश्न आता है, विदेश नीति का अर्थ लिखिए। तो विदेश नीति का अर्थ प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तथा अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ नीतियों का निर्धारण करती है। इन्हीं नीतियों को विदेश नीति कहा जाता है। अब हम विदेश नीति की परिभाषा देखते हैं। तो हार्टमैन क्या कहते हैं विदेश नीति के संबंध में? विदेश नीति सोच समझकर चुने हुए राष्ट्रीय हितों का सूत्रपात विवरण है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत की विदेश नीति। तो विदेश नीति राष्ट्रीय हित अभिवृद्धि का साधन है। भारत की विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन के साथ अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत की विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में थी। 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्रीय हित को भारतीय विदेश नीति का मूलाधार बनाया गया। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भारत की विदेश नीति स्वार्थपूर्ण और आदर्शहीन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश किया गया है। संवैधानिक सिद्धांत, तो संवैधानिक सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हवाले से कहा गया है कि जो राज्य है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को
बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। उसी प्रकार राष्ट्रों के बीच में संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर्श बढ़ाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाए जाने का प्रयत्न किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण आदर्श और उद्देश्य। तो भारत की विदेश नीति के आदर्श इस प्रकार है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाए जाने की नीति को यथासंभव प्रोत्साहन देना। तीसरा, सभी राज्यों एवं राष्ट्रों के मध्य में परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। पांचवा, सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से स्वयं को पृथक रखना तथा इसकी गुटबंदियों को निरुत्साहित करना। उपनिवेशवाद के प्रत्येक रूप का उग्र विरोध करना। प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना। उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित देशों की जनता की सहायता करना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है भौगोलिक तत्व। तो भारत के एक ओर हिमालय पर्वत व तीन ओर समुद्र है। भारत की सीमा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका देशों से लगती है। इसलिए इसके विशाल क्षेत्र के कारण इसने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। भौगोलिक दृष्टि के कारण पंचशील के आधार पर पड़ोसी देशों से भारत ने अच्छे संबंध बनाकर रखा है। अब दूसरा हम देखेंगे बच्चों विदेश नीति का निर्धारक तत्व में ऐतिहासिक परंपराएं। तो भारत में अहिंसा, शांति एवं परस्पर सद्भावना की भावना भारत के इतिहास की देन है, जिसका प्रभाव भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध, रंग भेद का विरोध भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य अहिंसा एवं शांति व मानवतावाद पर ही आधारित है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत की विदेश नीति का तीसरा निर्धारक तत्व है सैनिक तत्व। तो प्रत्येक देश की विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना और बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना। सैनिक दृष्टि से निर्बल देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण नहीं कर सकता और उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत की सैनिक दृष्टि से दुर्बल स्थिति ने ही उसे विश्व के सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के लिए बाध्य किया। प्रारंभ से ही भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने का अंतर्निहित कारण सैनिक दृष्टि से ब्रिटेन पर निर्भरता थी। इस प्रकार भारत विदेश नीति के निर्धारण में सैनिक तत्व भी महत्वपूर्ण कारक है। अब हम चौथा कारक पढ़ेंगे बच्चों भारत की विदेश नीति का विचारधाराओं का प्रभाव। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व में शांति और अहिंसा, सहिष्णुता और सह अस्तित्व, उदारता और सद्भावना के विचारों पर गांधी जी एवं नेहरू जी के विचार का प्रभाव रहा है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर इस संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई। अब हम पांचवा तत्व पढ़ेंगे बच्चों आर्थिक तत्व। जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ तो उसकी आर्थिक दशा बहुत ही अत्यंत शोचनीय थी। ऐसी दयनीय स्थिति में सुधार करके अपनी आर्थिक उन्नति करना तभी संभव था जब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित कर सके तथा विदेशों से आर्थिक सहायता मिले। पूंजीवादी देशों व साम्यवादी देशों से आर्थिक सहायता के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाई। अमेरिका व रूस के गुट राजनीति से अलग रहने के कारण भारत को दोनों ही देशों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता मिलती रही। अब हम छठवां पढ़ेंगे बच्चों तकनीकी तत्व। तो तकनीकी तत्व विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में समकालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। विकास के लिए तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीक की दृष्टि से भारत मध्यम श्रेणी का राष्ट्र है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने आशातीत प्रगति की है, परंतु फिर भी अभी काफी कुछ किया जाना शेष है।
विश्व के तकनीकी दृष्टिकोण से विकसित राष्ट्रों से प्रौद्योगिकी आयात करना भारत के लिए अनिवार्य है। भारतीय विदेश नीति निर्माताओं को यह ध्यान रखना होता है कि ऐसे में राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाए जिनसे भारत को प्रौद्योगिकी आयात करनी है। सातवां हम पढ़ते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय तत्व। तो जब भारत देश स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व दो गुटों में विभाजित था, सोवियत गुट और अमेरिकी गुट। दोनों में शीत युद्ध चल रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ही गुटों से पृथक रहना ही भारत के हित में समझा। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता या असंलग्नता और तटस्थता की नीति का अनुसरण किया। अंतरराष्ट्रीय विवादों के सैनिक समाधान की प्रवृत्ति का विरोध भी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की देन है। अब हम आठवां पढ़ेंगे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री दोनों थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भारत की विदेश नीति के हर पहलू पर झलकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। भारत के लिए गुट निरपेक्षता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे। उन्होंने इन्हीं विचारों के अनुरूप भारत की विदेश नीति को ढाला और आज इसका जो कुछ भी रूप है वह पंडित नेहरू के विचारों का ही मूर्त रूप है। अतः भारतीय विदेश नीति का पंडित नेहरू को शिल्पकार कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नौवां, राष्ट्रीय चरित्र। तो राष्ट्रीय चरित्र विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब तक राष्ट्र के निवासियों को राष्ट्र से भावात्मक लगाव नहीं होगा तब तक राष्ट्र के निवासी राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। विदेश नीति का जो सर्वप्रमुख लक्ष्य है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय हित। तो किसी भी देश की विदेश नीति का प्रमुख आधार उसकी राष्ट्रीय हित है। भारत के राष्ट्रीय हित जिन्होंने उसकी विदेश नीति को प्रभावित किया है इस प्रकार है। आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। दूसरा, देश की सुरक्षा को बनाए रखना। तीसरा, विश्व शांति बनाए रखने का प्रयत्न करना। चौथा, समावेशी देशों के साथ में मित्रता रखना। पांचवा, अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बनाए रखना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत, लक्षण या विशेषताएं। तो बच्चों भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत या विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। दूसरा, विश्व शांति में विश्वास। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों का समर्थन। चौथा, रंगभेद का विरोध। पांचवा, बिना शर्त विदेशी सहायता की प्राप्ति। छठवां, गुट निरपेक्षता की नीति। सातवां, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन। आठवां, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संवर्धन। नौवां, शस्त्रीकरण का विरोध तथा निशस्त्रीकरण का प्रदर्शन। 10वां, साधनों की पवित्रता। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पंचशील के सिद्धांत। बच्चों ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, पंचशील के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। तो भारत पंचशील के सिद्धांतों में हृदय से आस्था रखता है। पंचशील के सिद्धांत की घोषणा 29 अप्रैल सन 1954 को भारत और चीन के बीच में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ। इस पंचशील के सिद्धांत के 5 सिद्धांत इस प्रकार है। पहला सिद्धांत है प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता, अर्थात एक दूसरे की प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना को बनाए रखना। दूसरा सिद्धांत अनाक्रमण। अनाक्रमण का अर्थ है एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण न करना। तीसरा, अहस्तक्षेप, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ, अर्थात समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अर्थात विश्व के सभी देश स्वतंत्रता पूर्वक और आंतरिक एवं विदेशी नीति को बनाए रखने का अधिकार रखते हैं। पंचशील के सिद्धांत को विश्व के सभी देशों ने मान्यता दी है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एशियाई अफ्रीका एकता पर बल। तो एशियाई अफ्रीका एकता को ठोस रूप देने के लिए समय समय पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा है।
अब हम देखेंगे बच्चों एफ्रो एशियाई सम्मेलन। तो भारत ने नव उपनिवेशवाद की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू ने इंडोनेशिया के बाडुंग शहर में एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के सम्मेलन 1955 के आयोजन की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। यह सम्मेलन अफ्रीका एशियाई एकता की आधारशिला थी। पहला सम्मेलन होने की दृष्टि से यह एक सफल सम्मेलन था। इसमें नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने की अपील की थी। इसकी सफलता से प्रोत्साहन होकर नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो से वरौनी के स्थान पर बातचीत की और सन 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया। इसमें मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के देश है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत की विदेश नीति की समीक्षा। तो भारत की विदेश नीति की समीक्षा के अंतर्गत इसमें दो तरह के विचारक हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि भारत की विदेश नीति पूर्णतः असफल रही है। कुछ विचारों का मत है कि भारतीय विदेश नीति समय के अनुसार सफल रही है। अब हम देखते हैं बच्चों कि जो आलोचक है उनका क्या कहना है। तो आलोचकों का कहना है कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में असफल रही। आज भी चीन और पाकिस्तान ने हमारे सैकड़ों वर्ग मील की भूमि को दबा कर रखे है। आलोचकों का यह भी कहना है कि भारत की गुट निरपेक्षता कोरा ढंग है। हमारी विदेश नीति का दाव कभी पश्चिमी देशों की ओर रहा है तो कभी सोवियत संघ की ओर रहा है। आलोचकों का यह भी कहना है कि भारतीय विदेश नीति अपने मित्र व शत्रु को परखने में असफल रहा है। कुछ आलोचकों का कहना है कि हमारे पास विश्व सूचना का माध्यम अंग्रेजी है। विश्व में घटित घटनाओं के लिए हम लंदन व न्यूयॉर्क के समाचार पत्रों पर निर्भर रहते हैं। हमारे पास जो सूचनाएं आती है वे इंग्लैंड और अमेरिका के चश्मे में से छन कर आती है। आलोचकों का यह भी कहना है कि भारत की विदेश नीति हितों की रक्षा करने में असफल रही है। पर व्यापक परमाणु परीक्षण संधि सीटीबीटी तथा सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी सीट के लिए उम्मीदवारों जैसे मुद्दे पर हमारी जो असफलता विदेश नीति की असफलता को प्रस्तुत करती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय विदेश नीति की सफलता या उपलब्धियां। तो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति विश्व की शांति के हित में रही है तथा मानव जाति को तृतीय विश्व युद्ध से बचाया है। भारत की विदेश नीति ने निशस्त्रीकरण पर बल दिया है, जिस नीति का सैद्धांतिक रूप से सभी देशों ने समर्थन किया है। भारत ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग विरोधी नीति अपनाकर एशिया व अफ्रीका में अच्छा स्थान बनाया है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को अंततः दोनों महाशक्तियों ने स्वीकार किया तथा प्रशंसा भी की है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान एक शांतिप्रिय लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हुई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सार्क देशों के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अणु विस्फोट करके भारत ने अपनी प्रभुसत्ता का इजहार किया है तथा अमेरिकी विरोध की परवाह भी नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पाकिस्तान के साथ हर युद्ध में विजय अपनी राष्ट्रीय भक्ति की पहचान है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति एक सफल विदेश नीति रही है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका व औचित्य। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की राजनीति दो प्रमुख गुटों के इर्द घूमने लगी, अमेरिका गुट तथा रूसी गुट। इन दोनों गुटों में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सदियों की दास्ता से मुक्त हुए एशिया और अफ्रीका के देशों के सामने एक विकल्प ये था कि वे दोनों में से किसी एक गुट के साथ संबद्ध हो जाएं और उस गुट का पिछला गु बनकर अपनी स्वतंत्र अस्तित्व और अपनी स्वतंत्र पहचान को खो बैठे और एक प्रकार की दास्ता का शिकार हो जाए। और दूसरा विकल्प ये था जो कठिन था कि वे जितने गुट निरपेक्ष राष्ट्र है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में किसी गुट के साथ संबद्ध न होकर स्वतंत्रता पूर्वक तथा निष्पक्षता से आचरण करे। भारत ने स्वतंत्रता के बाद दूसरे विकल्प को अपनाया तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माण तथा विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का आयोजन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बर्मा के यूनु, इंडोनेशिया के सुकर्णो और मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटी ने गुट निरपेक्षता नीति का सूत्रपात किया। तो बच्चों प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 25 देश शामिल हुए इसमें।
और आज जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में 120 सदस्य है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है कि किसी भी महाशक्ति के प्रभाव या नियंत्रण में न रहकर अंतरराष्ट्रीय प्रश्न का निर्णय गुण दोष के आधार पर करना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ कायरता नहीं है, अपितु यह एक प्रकार से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष नीति है जो भारत के अद्वितीय साहस और शक्ति पर निर्भर है। जब 1956 ईस्वी में इजराइल, ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस की संयुक्त सेना ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया तो उस समय भारत ने इन देशों की तीव्र आलोचना की। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन से भारत का अधिकतम व्यापार होता है और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इसी तरह जब रूस ने हंगरी और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया तो भारत ने रूस की तीव्र निंदा की। रूस के ने कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करके भारत की कई बार सहायता की। भारत ने अमेरिका की कई बार कटु आलोचना की क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्र देता है जिसका प्रयोग पाकिस्तान सदैव भारत के विरुद्ध करता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, गुट निरपेक्षता का अर्थ अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति की उपेक्षा करना नहीं है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि भारत अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की उपेक्षा करके अलग थलग जीवन बिता सकता है। भारत किसी भी युद्ध में नहीं पड़ना चाहता। पाकिस्तान ने अक्टूबर सन 1947 में कश्मीर पर आक्रमण किया। 1965 में और फिर दिसंबर 1971 में भारत पर आक्रमण किया। चीन ने अक्टूबर 1962 में भारत पर आक्रमण किया। इसलिए विवश होकर भारत को अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध करने पड़े। भारत राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय सदस्य है और वहां पर विश्व शांति के लिए अपना अद्वितीय योगदान देता है। भारत एफ्रो एशियाई संगठनों तथा तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलनों में भी भाग लेता है और वह वहां पर उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरोध में अपनी आवाज उठाता है। जो गरीब है, पिछड़े हुए राष्ट्र है, तो पिछड़े हुए राष्ट्रों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने में भी अपना सहयोग देता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता संबंधी बातें। सन 1961 में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू और कर्नल नासिर तथा मार्शल टीटो इस आंदोलन की सदस्यता के लिए 5 आधार स्वीकार किए हैं। उनमें से पहला जो आधार है गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के लिए वह इस प्रकार है कि वह देश जो गुट निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता हो। दूसरा, वह देश जो उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होने के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करता हो। तीसरा, वह देश जो किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। चौथा, वह देश जिसने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। पांचवा, वह देश जिसने किसी बड़ी शक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो। इस प्रकार उपयुक्त सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला राष्ट्र ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा उनकी संस्थाएं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए अंतरराष्ट्रीय विषयों एवं समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए 2 प्रकार की संस्थाओं को जन्म दिया गया है। पहला समन्वय ब्यूरो, दूसरा सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो, तो समन्वय ब्यूरो पहला शाखा है। इसके क्या क्या काम होंगे? तो समन्वय ब्यूरो का काम है गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यक्रम तैयार करना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्रवाई की अगुवाई करना। वर्तमान में सन 1983 से अब तक 66 सदस्य है। इनमें जो 31 अफ्रीका के हैं, 23 एशिया के हैं, 10 लैटिन अमेरिका के हैं और 2 सदस्य जो है वो यूरोप के हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों, दूसरी संस्था गुट निरपेक्ष आंदोलन की, वो है सम्मेलन। तो सम्मेलन, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन 2 प्रकार के होंगे। पहला गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा शिखर सम्मेलन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। तो इसमें जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो विदेश मंत्री है इसमें वो हिस्सा लेते हैं। और ये जो सम्मेलन है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, वो अंतरराष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों से आवेदन पत्रों पर
विचार विमर्श और निर्णय लेता है। शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है। इस आंदोलन के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों, शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा सम्मेलन है। यह सम्मेलन प्रति 3 वर्ष के बाद होता है, जिसमें गुट निरपेक्ष देशों के मुखिया या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। इन शिखर सम्मेलनों में 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। पहला पूर्ण सदस्य, दूसरा पर्यवेक्षक सदस्य, तीसरा पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य, चौथा अतिथि सदस्य। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की नीति को अपनाए जाने के कारण। तो पहला चीज देखते हैं बच्चों, शीत युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद प्रकट हुए। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्यता तथा मतभेद की भावना इतनी विषम स्थिति हो गई थी कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटी वाग्बाणों और आरोपों की वर्षा कर रहे थे। यह कहना उचित होगा कि बारूद के गोलों व गोलियों से लड़े जाने वाले सैनिक संघर्ष के न होते हुए भी कागज के गोलों और अखबारों से लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का संग्राम छिड़ गया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। शीत युद्ध के इस वातावरण में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति आगे चलकर गुट निरपेक्षता के नाम से जाने जाने लगी। अब हम दूसरा कारण पढ़ेंगे बच्चों गुट निरपेक्षता नीति अपनाने का, वो है विश्व शांति की इच्छा। तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय संसार 2 गुटों में बटा हुआ था। उस समय दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक तथा रूसी ब्लॉक में बहुत तनाव था और उनमें शीत युद्ध तथा आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। इस तनाव को भारत बढ़ाना नहीं चाहता था, अपितु भारत यह चाहता था कि दोनों गुटों में मित्रता का वातावरण बना रहे। भारत ऐसा किसी गुट में शामिल होकर नहीं कर सकता था। तो 3 अक्टूबर सन 1960 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, शांति के बिना हमारे सभी स्वप्न मिट्टी में मिल जाएंगे। अतः हमें संसार को युद्ध से बचाना है, युद्ध के खतरों से बचाना है, युद्ध के कारणों को मिटाना है। बहुत पहले भारत के एक महान पुत्र महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सच्ची विजय वही है जिसमें सब समान रूप से विजयी हो और किसी की भी पराजय न हो। अब हम तीसरा कारण पढ़ते हैं बच्चों, सैनिक गुटों से पृथक रहना। सन 1945 के पश्चात ही संसार में 2 गुटों का उदय हो चुका था और सन 1945 से 50 की कालावधि में एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। ये सभी शोषित और गरीब देश थे और संभलने के लिए ये समय चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने से ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते कि इन्हें अपनी समस्याएं सुलझाने का पूर्ण अवसर न मिल पाता और ये सदैव के लिए दबकर रह जाते। चौथा था मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। तो नवोदित राष्ट्रों के गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने का मनोवैज्ञानिक कारण भी एक व्यवस्था थी। उन्होंने महसूस किया कि किसी विशिष्ट प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्रवाई करना पड़ जाए, वहीं वे अपनी नीति और कार्रवाई की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं। अब 5वां पढ़ेंगे बच्चों, भौगोलिक स्थिति। तो भारत की विदेश नीति संसार में उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ही निर्धारित होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से तथा अन्य दृष्टिकोण से भारत की अनोखी स्थिति है। भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया से संबंधित है, यह दक्षिण एशिया से संबंधित है, यह पश्चिम एशिया से संबंधित है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देखें, परंतु भारत इन सबके बीच में स्थित है। भारत दक्षिण एशिया के चित्र के बीच में है। सारे अंतरराष्ट्रीय मार्ग या इन देशों से जाने वाले मार्ग भारत से होकर जाते हैं। जब आप व्यापार या वाणिज्य की दृष्टि से सोचिए या प्रतिरक्षा की दृष्टि से सोचिए तो भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया का केंद्र बन जाता है। भूगोल ने भारत को यह स्थिति प्रदान की है, इसलिए इस कारण अन्य तत्वों के कारण से इतिहास यह सिद्ध करता है कि भारत ने अन्य देशों को प्रभावित किया है और अन्य देशों ने भारत को प्रभावित किया है।
अब हम छठवां कारण पढ़ेंगे बच्चों गुट निरपेक्षता आंदोलन निभाने का, स्वीकार करने का। वो है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। तो नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र बनने की स्थिति में नहीं है और ना दूसरों के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य है। अब गुट निरपेक्षता अपनाए जाने का सातवां कारण पढ़ेंगे बच्चों हम, वो है आर्थिक कारण। तो गुट निरपेक्ष राष्ट्र देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और अभी भी उनका रहन सहन का स्तर काफी नीचा है। उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय स्वभावतः त्वरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, परंतु इसके लिए न तो उनके पास पूंजी थी और न ही तकनीकी कौशल था। अतः उन्होंने अपनी वैदेशिक नीतियों को ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें ये कोई शर्त रखे बगैर जहां से भी मिल सकती हो मिल जाए, क्योंकि उन्हें इनकी सख्त जरूरत थी। यहां भी उन्हें किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा। अब हम आठवां पढ़ेंगे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में गतिरोध को दूर करने तथा अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को उन्नत करने की भारत की इच्छा। जब संसार दो गुटों में बटा हुआ था तो प्रत्येक गुट किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रश्न को अपने दृष्टिकोण से देखेगा और अपने ही हित में उसको हल करना चाहेगा। दोनों गुटों में समय समय पर गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। नेहरू जी कहते थे कि भारत को अंतरराष्ट्रीय प्रश्न तथा घटना के औचित्य पर पूर्ण रूप से विचार करके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपना निष्पक्ष निर्णय देना चाहिए और दोनों गुटों के मतभेदों को बढ़ाने के बजाय उनको दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इससे भारत में विश्व शांति की वृद्धि में जहां अद्वितीय योगदान होगा, वहीं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होगा और भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। अब हम नौवां दृष्टिकोण पढ़ेंगे बच्चों, नैतिक दृष्टिकोण। तो नैतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो दोनों गुटों में कोई न कोई कमी अवश्य दिखाई देती है। दोनों ही शस्त्रास्त्रों के होड़ में लगे हुए हैं, दोनों ही निरंतर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहे हैं, दोनों ही गुट विस्तारवादी की नीति में विश्वास करते हैं। कई वर्ष पूर्व रूस ने हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और कुछ पूर्व के जो राष्ट्र थे पोलैंड में अपने सैनिक हस्तक्षेप किए और अपनी कठपुतली सरकारें स्थापित की। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने अपने प्रभुत्व के मध्य में पूर्व या पश्चिमी एशिया का विस्तार करने के लिए इजराइल को प्रोत्साहित किया। अब अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के नाम पर जबरदस्त सैनिक सहायता देता है, जो भारत के लिए विरुद्ध प्रयोग होगा। इसलिए अब हम किसी भी गुट को सत्य का ठेकेदार नहीं मान सकते और हमें नैतिक दृष्टि से प्रत्येक प्रश्न का निर्णय करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विश्व राजनीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां, महत्व या योगदान। तो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय जगत में गुट निरपेक्ष आंदोलन की अनेक उपलब्धियां रही है, जिनमें पहला है विश्व शांति के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ का भरपूर सहयोग किया गया। दूसरा, दोनों महाशक्तियों के बीच चल रहे शीत युद्ध को समाप्त करने का सहयोग किया। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय जगत में तृतीय शक्ति के रूप में गुट निरपेक्ष देश उभर कर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा को टाला। चौथी उपलब्धि, निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुट निरपेक्ष देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। पांचवी उपलब्धि, अविकसित राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं विकास में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छठवीं उपलब्धि, नवोदित राष्ट्रों को महाशक्तियों के जाल से बचाकर स्वतंत्र विकास का अवसर प्रदान किया। सातवीं उपलब्धि, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने नवोदित राष्ट्रों को स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का निर्धारण करने की प्रेरणा दी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन की असफलताएं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में अनेक असफलताएं भी रही है, जिनमें से कुछ असफलताएं इस प्रकार है। तो पहली असफलता गुट निरपेक्ष आंदोलन की, ये आंदोलन है अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा देने में असफल रहा।
दूसरी असफलता, गुट निरपेक्षता से ही राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती। आज की परिस्थिति में भारत चीन सन 1962 के युद्ध के समय अनेक गुट निरपेक्ष देशों की भारत के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी, जबकि अनेक पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत को त्वरित सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि वे राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य नहीं थे। तीसरी असफलता बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की गुट निरपेक्ष आंदोलन को सुसंगठित रूप न दे पाना। चौथी असफलता, गुट निरपेक्ष आंदोलन को अवसरवादी नीति आलोचकों ने कही। पांचवी असफलता, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के हितों में टकराव देखा गया। छठवीं असफलता, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक नैतिक आंदोलन है। अनेक गुट निरपेक्ष राष्ट्र महाशक्तियों से सैनिक, आर्थिक व तकनीकी सहायता लेते रहे। अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जिनका गुट निरपेक्ष पर कोई विश्वास नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गुट निरपेक्षता का भविष्य, प्रासंगिकता। तो कुछ विद्वान इस आंदोलन को एक दिशाहीन आंदोलन मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसकी प्रासंगिकता पहले थी, आज है तथा आगे भी रहेगी, ऐसी बात करते हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में गुटबाजी बढ़ रही है। आज क्षेत्रीय गुटबाजी की जगह क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है। तीसरी दुनिया के देशों के लिए यह आंदोलन अपना विशेष महत्व रखता है। निर्गुट आंदोलन के रूप में पिछड़े और विकसित राष्ट्रों के चेतना आंदोलन के रूप में बने रहने के लिए विकसित होने की आवश्यकता है। संक्षेप में, स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में इसकी गुट निरपेक्षता की उपयोगिता अनंत काल तक बनी रहेगी। इसी कारण इसकी सदस्य संख्या 120 तक पहुंच गई है और कुछ देशों ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन भी कर रखा है, जिसमें रूस जैसा महाशक्तिशाली राष्ट्र भी शामिल है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत और चीन के बीच संबंध। तो भारत और चीन दोनों के बीच में जो संबंध है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे सामने 1962 का भारत चीन युद्ध। तो भारत चीन संबंधों का इतिहास, विदेश नीति। भारत चीन संबंधों के इतिहास को सुविधा की दृष्टि से हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला, भारत चीन संबंध, जिसको हम प्रमोद काल कहते हैं, सन 1949 से 1957। दूसरा, भारत चीन संबंध टकराव व तनाव काल, सन 1957 से 1978। तीसरा, भारत चीन संबंध संवाद काल, सन 1978 से 2002। तो बच्चों अब हम पहला पढ़ेंगे भारत चीन संबंध प्रमोद काल 1949 से 1957। तो चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही मित्रतापूर्ण रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत और चीन की मित्रता पर बल देते रहे हैं। सन 1949 में चीन में ही हुई साम्यवादी क्रांति का भारत ने हृदय से स्वागत किया और गैर साम्यवादी देशों में भारत ही वह पहला देश था जिसने साम्यवादी चीन को शीघ्र ही राजनयिक मान्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त अमेरिका की नाराजगी की चिंता न करते हुए कोरियाई युद्ध में भी चीन का समर्थन किया। भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशी अधिकार चीन को सौंप दिए। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में ही पंचशील सिद्धांत की रचना की गई। दोनों देशों के नेताओं का एक दूसरे के यहाँ आवागमन हुआ और दोनों ने बाडुंग सम्मेलन में पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया। इसलिए स्वतंत्र भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजने लगा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों, भारत चीन संबंध टकराव व तनाव काल 1957 से 1978। तो इसमें हम तिब्बत की समस्या के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो पंचशील और बाडुंग सम्मेलन को भारतीय राजनीतिक क्षेत्रों में भारतीय कूटनीति की महानतम सफलता माना गया, परंतु आगे चलकर यह भारतीय कूटनीति की पराजय सिद्ध हुई और भारतीय चीन संबंधों की कहानी नेताओं की आदर्शवादिता, अदूरदर्शिता तथा चीनी विश्वासघात की कहानी बन गई। सन 1956 में तिब्बत के खम्पा क्षेत्र में
बड़े पैमाने पर चीनी शासक के विरुद्ध विद्रोह हो गया, जो दलाई लामा के समर्थन से चलता रहा और सन 1959 को दलाई लामा ने 8 व्यक्तियों के साथ भारत में शरण ली। धीरे धीरे बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत आने लगे। भारत सरकार ने इन्हें मसूरी के निकट बसा दिया। चीन ने इसे शत्रुतापूर्ण एवं विरोधी कार्य माना। बस यहीं से भारत और चीन के संबंधों में कटुता का बीजारोहण शुरू हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत चीन सीमा विवाद। तो सन 1950-51 में साम्यवादी चीन के मानचित्र में भारत के एक बड़े हिस्से को चीन का अंग प्रदर्शित किया गया, परंतु तिब्बत के प्रश्नों पर दोनों देशों के मध्य हुए समझौते के समय सीमा विवाद संबंधी कोई प्रश्न न होने के कारण भारत सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने पर भी सरकार ने यह कह दिया कि ये मानचित्र कुमिंतांग सरकार के पुराने मानचित्र हैं, जिन्हें चीन की नई सरकार समय मिलते ही संशोधित कर लेगी। परंतु 17 जुलाई सन 1954 को चीन ने एक पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर यह आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने बुजेक नामक स्थान पर अवैध अधिकार कर लिया है। चीन के पत्र के उत्तर में भारत सरकार ने पत्र लिखा कि यह स्थान भारतीय प्रदेश में है और यहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा सेना की चौकी है। तब से ही चीनी सरकार ने भारतीय प्रदेशों में अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजना प्रारंभ कर दिया तथा साथ ही 23 जनवरी सन 1959 को भारत सरकार को लिखे गए अपने पत्र में उसने लिखा कि भारत और चीन के मध्य कभी भी सीमा निर्धारण नहीं हुआ है। इस प्रकार सीमा विवाद के प्रश्न को लेकर दोनों देशों के संबंध की कटुता ने भारत पर चीनी आक्रमण का रूप ले लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत व चीन का आक्रमण सन 1962। तो भारत के प्रति चीन के इरादे प्रारंभ से ही अच्छे नहीं थे। सन 1959 में चीन ने भारतीय सीमा का स्पष्ट उल्लंघन किया। 12 जुलाई सन 1962 को लद्दाख में गढ़वाल नदी की घाटी पर स्थित भारतीय चौकी को चीनी सेनाओं ने अपने घेरे में ले लिया। 8 सितंबर सन 1962 को चीनी सेनाओं ने मैकमोहन रेखा पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश करके सैनिक आक्रमण कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। तो बच्चों ये प्रश्न परीक्षा में आता है ना, इसको ध्यान से सुनेंगे। चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण, पहला चीन की विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करना। दूसरा, तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। दलाई लामा को शरण देने के कारण उसे भारत से रोष था। तीसरा कारण, एशिया में चीन को सर्वोच्च शक्ति बनाने तथा भारत को नीचा दिखाने की इच्छा थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 21 नवंबर सन 1962 को चीन एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और जीते हुए भारतीय प्रदेशों को चीन ने खाली करना प्रारंभ कर दिया। भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद का समाधान हेतु श्रीमती भंडारनायके की अध्यक्षता में 6 देशों, जिनमें श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मिस्र तथा घाना के प्रतिनिधियों का कोलंबो में एक सम्मेलन हुआ और कोलंबो प्रस्ताव तैयार किया गया, परंतु चीन ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य में मतभेद और गतिरोध बढ़ते ही चले गए और सन 1965 तथा 1971 में भारत पाक युद्धों में चीन का रुख पूर्णतः भारत विरोधी हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जनता पार्टी शासनकाल में भारत चीन संबंध। तो भारत में जनता पार्टी सरकार के सत्तारूढ़ होने पर दोनों देशों ने अपनी विगत बातों को भूलकर नए सिरे से संबंधों को सुधारने की दिशा में प्रयास किए, क्योंकि चीन ने समझ लिया कि भारत सोवियत रूस का मित्रता भारत चीन मित्रता में बाधक नहीं है। अतः सन 1976 में दोनों देशों के द्वारा पुनः कूटनीतिक संबंध स्थापित करते हुए अपने राजदूत भेजे और दोनों के मध्य में पुनः व्यापार प्रारंभ हो गया। सन 1978 में दोनों देशों के मध्य 1 करोड़ 20 लाख रुपए का व्यापार हुआ। अब हम तीसरा पढ़ेंगे बच्चों भारत चीन संबंध संवाद काल 1978। तो श्रीमती इंदिरा गांधी
उनके शासनकाल में भारत चीन संबंध, तो भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और चीन के प्रधानमंत्री श्री कुओफेंग के मध्य 9 मई सन 1980 को बेलग्रेड में वार्ता हुई, जिससे यह संकेत मिले कि चीन भारत से संबंध सुधारने के लिए इच्छुक है। चीन सरकार ने भारतीय यात्रियों को मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने की अनुमति दे दी। 16 मई सन 1982 को श्री फुआओ के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल सीमा विवाद पर वार्ता हुई और वार्ता हेतु नई दिल्ली पहुंचा। 17 नवंबर सन 1987 तक भारत चीन सीमा विवाद संबंधी वार्ता के 8 दौर गुजरने के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है। संक्षेप में, भारत व चीन के बीच सीमा विवाद, चीन का पाकिस्तान की ओर झुकाव ऐसे मुख्य समस्या है जिनके कारण दोनों देश के बीच संबंध अच्छे नहीं बने हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 1965 तथा 1971 के भारत पाक युद्ध। तो पाकिस्तान का व्यवहार सदैव भारत विरोधी रहा है। सन 1965 में भारत को 2 बार पाकिस्तानी आक्रमण का शिकार होना पड़ा। पहली बार अप्रैल में कच्छ के रण में और दूसरी बार सितंबर में कश्मीर में। कच्छ के रण में कुछ सफलताओं के बाद पाकिस्तान सेनाओं को पीछे हट जाना पड़ा। 30 जून 1965 को युद्ध विराम समझौता हो गया और भारत ने अपनी शांति प्रियता का परिचय देते हुए कच्छ संबंधी मतभेदों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए रखने का बात मान ली। परंतु पाकिस्तान ने भारत के इस पक्ष को दुर्बलता समझा और सन 1965 में युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन करके बड़ी संख्या में घुसपैठिए लोग कश्मीर में भेज दिए गए। परंतु भारतीय सेनाओं ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इससे विवश होकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र में युद्ध को जाना पड़ा। पाकिस्तानी सेनाओं के पास आधुनिकतम शस्त्रों के होते हुए भी भारतीय सेनाओं ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। अंत में सुरक्षा परिषद के 20 सितंबर के प्रस्ताव का पालन करते हुए दोनों पक्षों ने 22 और 23 सितंबर की सुबह 3:30 में युद्ध विराम कर दिया। इस समय तक भारतीय सेनाएं लाहौर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन के प्रयत्नों से दोनों देशों में ताशकंद समझौता हो गया। बच्चों, ताशकंद समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। ताशकंद समझौता, कश्मीर विवाद, कारगिल युद्ध, ये परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। शिमला समझौता, इनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना। तो ताशकंद समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध को रुकवाने में सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ के प्रयासों से भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। इस ताशकंद समझौते में मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। पहला, दोनों देशों का यह प्रयास रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों में मधुर संबंध बने। दूसरा, दोनों की सेनाएं 5 फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाए जहां वे 5 अगस्त 1965 से पहले थी। तीसरा, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा, दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। पांचवा, दोनों देश के उच्चायुक्त एक दूसरे के देश में वापस आएंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध एवं शिमला समझौते। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों शिमला समझौता। 5 दिसंबर को सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वह पूर्वी पाकिस्तान के क्रांतिकारियों को सहायता दे रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया, परंतु सोवियत संघ ने भारत का पक्ष लिया और वीटो का प्रयोग किया। 6 दिसंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में बांग्लादेश गणराज्य के उदय की सूचना दी। नियाजी के आत्मसमर्पण के बाद कागजों पर हस्ताक्षर कर दिया गया और लगभग 1 लाख पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 17 दिसंबर को रात्रि के 8 बजे
एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने याहिया खां को युद्ध बंदी प्रस्ताव मान लेने के लिए अपील की। याहिया खां ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस युद्ध की विजय से भारत का सम्मान बढ़ा और अमेरिका की गहरी कूटनीतिक पराजय हो गई। पाकिस्तान के विभाजन से पाकिस्तान का हौसला ध्वस्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शिमला सम्मेलन। तो जून 1972 में शिमला में एक शिखर सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में पाक के तात्कालिक शासक प्रधानमंत्री भुट्टो ने और भारत की उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाग लिया। 3 जुलाई को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जो शिमला समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। पहला, दोनों राष्ट्र अपने पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और मान्य शांतिपूर्ण ढंगों से हल करने के लिए दृढ़ संकल्प है। दूसरा, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वभौम समानता का सम्मान करेंगे। तीसरा, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा, दोनों देशों द्वारा परस्पर विरोधी प्रचार नहीं किया जाएगा। पांचवा, समझौते में तय माना गया कि दोनों देश परस्पर सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे। संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, जल, थल, हवाई यात्रा को पुनः चालू करने के लिए वार्ताएं की जाएगी। छठवां, स्थायी शांति हेतु भी अनेक प्रयत्न किए जाने के समझौते पर उल्लेख था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कारगिल संघर्ष। सन 1999 में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना की इसमें मिलीभगत भांपकर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आ गई। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार प्राप्त कर चुका था। कारगिल की लड़ाई ने पुनः विश्व का ध्यान खींचा था क्योंकि इससे ठीक 1 साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। बहरहाल यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित नहीं रही। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत का नाभिकीय कार्यक्रम। तो परमाणु नीति। भारत प्रारंभ से ही आणविक शस्त्रों के निर्माण के विरुद्ध रहा है। दूसरे महायुद्ध में हिरोशिमा तथा नागासाकी में हुई विभीषिका की याद सबके मस्तिष्क में थी। आजादी के बाद भारत समेत सभी जो विभिन्न विकासशील देशों ने निर्गुट रहकर निःशस्त्रीकरण पर जोर दिया, परंतु औद्योगिकरण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास आवश्यक था। भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों की जरूरत के रूप में परमाणु ऊर्जा के विकास का लक्ष्य रखा, जिसकी शुरुआत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1940 के दशक के अंतिम वर्ष में हुई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वैश्विक दबाव। तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर परमाणु संपन्न राष्ट्रों के हथियार निर्माण की प्रक्रिया का विरोध भी किया। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देशों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि की। इसके तहत इन 5 राष्ट्रों के बाद आगे परमाणु अप्रसार की बात स्वीकार की गई। भारत ने इसे भेदभाव मानते हुए संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों परमाणु परीक्षण। तो 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। उस समय तेल की मांग बढ़ी और अरब देशों ने अपना गठबंधन बनाकर तेल की कीमतों में भारी वृद्धि की। इसका तेल के आयात पर निर्भर रहने वाले देश पर, जिसमें भारत भी था, बड़ा भारी आर्थिक संकट आ पड़ा। देश के आयात से भारत की विदेशी मुद्रा पर भी बुरा असर पड़ा। 1971 के बाद भारत पाक युद्ध के कारण भारत को पहले ही आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अब भारत ने महसूस किया कि आर्थिक स्थिति को सुधारने
तथा तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए अणुशक्ति का विकास आवश्यक है। अतः भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने मई 1998 में 5 सफल परमाणु परीक्षण किए और महाशक्तियों द्वारा लगाए गए शांतिपूर्ण उद्देश्यों तथा विकास के लिए परमाणु शक्ति के विकास के प्रयास करता है, युद्ध संबंधी हथियारों के विकास के लिए नहीं। भारत ने 1994 की परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी पर भी सहमति के तौर पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है और 5 राष्ट्रों को परमाणु शक्ति पर एकाधिकार देती है। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध सब राष्ट्रों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अपना पक्ष रखने के संबंध में भारत ने जो तर्क दिए वो इस प्रकार है। भारत परमाणु परीक्षण करके अपना जो तर्क दिया है, उसने क्यों परमाणु परीक्षण किया, तो उसमें सबसे पहला है भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता था। तो भारत परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता था। विश्व में जिन देशों के पास परमाणु हथियार है वे सभी राष्ट्र अपने आप में आत्मनिर्भर माने जाते हैं। भारत का परमाणु परीक्षण करने का दूसरा उद्देश्य था न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना। भारत परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर दूसरे देशों के आक्रमण से बचने के लिए न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना चाहता था। तीसरा, शक्तिशाली राष्ट्र बनना। तो भारत परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता था। चौथा, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो भारत परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था। पांचवा, भारत द्वारा लड़े गए युद्ध। भारत ने समय समय पर 1962, 1965 और 1971 एवं 1999 में युद्धों का सामना किया। युद्धों में होने वाली अधिक हानि से बचने के लिए भारत परमाणु हथियार प्राप्त करना चाहता था। छठवां कारण, 2 पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार होना। तो भारत के लिए परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश चीन एवं पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और इन दोनों देशों के साथ भारत युद्ध भी लड़ चुका है। अतः भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने का हक है। भारत की परमाणु नीति का जो विकास हुआ है उसका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, 1948 में भारत ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। 1967 में इसका नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। 27 मार्च 2019 को भारत ने धरती से 300 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता वाली मिशन शक्ति का परीक्षण कर अंतरिक्ष महाशक्तियों के क्लब में शामिल हुआ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विश्व राजनीति में बदलते हुए समीकरण। तो 1977 के बाद के दौर में कई गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इस दौर में विश्व राजनीति में भी नाटकीय बदलाव आ गए थे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने घोषणा की कि सच्ची गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया जाएगा। इसका आशय यह था कि विदेश नीति में सोवियत संघ के प्रति आय झुकाव को खत्म किया जाएगा। इसके बाद की सभी सरकारों ने कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते बनाने की पहल की। रूस लगातार भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना। इसके अतिरिक्त मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों के बजाय सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों की एक दूसरे के देश में आवाजाही और पारस्परिक आर्थिक सहयोग को दोनों देशों ने बढ़ावा दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा की शुरुआत की गई। यह हाल ही की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल इन सारे प्रयासों के बावजूद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। 2019 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रही। आज भारत और पाक के तथा चीन के साथ संबंध कायम रखने के प्रयासरत है।
तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय